सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी। लेकिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस एकदम अलग है और इनकी वर्किंग भी डिफरेंट है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी के बारे में मैं ऑलरेडी काफी डिटेल वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो जरूर देख लीजिए। उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम समझेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की वर्किंग के बारे में और किस सिचुएशन में ये यूज होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या तो इशू करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है। जैसा मैंने आपको पहले कहा इंट्रोडक्शन में, ये जनरली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है कंसेप्ट, लेकिन ये डोमेस्टिक ट्रेड में भी यूज होता है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक बायर ए है, वो सेलर बी से कुछ सामान खरीदना चाहता है और बायर ए के पास इमीडिएटली कैश पे करने के लिए नहीं है, या फिर उसकी हो सकता है कैश साइकिल हो, कुछ उसका जो पैसा है वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आना हो। तो ऐसे में वो कहता है सेलर को कि मैं क्रेडिट पे आपसे लेना चाहता हूं सामान। तो सेलर कहता है ठीक है, मैं आपको क्रेडिट पे दे दूंगा सामान, लेकिन आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करना होगा। तो सेलर बी एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है और बायर उसको एक्सेप्ट करता है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए कि प्रॉमिसरी नोट जैसा हमने देखा था, उसके अंदर बायर ने इशू किया था प्रॉमिसरी नोट, यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सेलर इशू कर रहा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली बायर एक्सेप्ट करेगा और उसके अंदर सारी टर्म्स लिखी जाएंगी कि इतने टाइम में आपको पेमेंट करनी होगी, इस डेट तक करनी होगी, दोनों के सिग्नेचर्स आएंगे, एड्रेस वगैरह आएंगे। तो सारी डिटेल्स अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो गया, उसके अंदर सारे टर्म्स लिख दिए गए, तो उसके टर्म्स के हिसाब से फिर बायर ए सेलर को पेमेंट कर देगा। तो ये होती है पूरी ट्रांजैक्शन। अब क्योंकि यहां पे सेलर ने पैसा उधार दिया है तो ये हो गया आपका क्रेडिटर, और क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू कर रहा है ए को, तो इसीलिए ये ड्रॉवर हो गया। इसने बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है, या फिर हम इसको मेकर भी बोल सकते हैं। और बायर जो है वो डेटर हो गया क्योंकि उसने उधार लिया है, और ड्रॉई हो गया क्योंकि उसके नाम पे इशू किया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये तो हो गई ट्रांजैक्शन। अब हम देखते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। तो इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो इस एक्ट के हिसाब से इसकी क्या डेफिनेशन है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो पहली बात तो ये ओरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, ये राइटिंग में ही होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये बेसिकली ऑर्डर है, ये प्रॉमिस नहीं है। हमने प्रॉमिसरी नोट में देखा था कि बायर प्रॉमिस करता है, यहां पे सेलर क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू कर रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है बायर को कि आप मेरे को इतना पे कीजिए, और बायर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, किसी तरीके की पेमेंट के अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसा हमने अपने प्रॉमिसरी नोट वाले वीडियो में भी देखा था। साइंड बाय द मेकर, तो मेकर उसको साइन करेगा, यहां पे क्रेडिटर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, तो यहां पे एग्जैक्ट सम ऑफ मनी मेंशन्ड होना चाहिए। और ये जो पैसा है या तो ये किसी सर्टेन पर्सन को पे किया जाएगा, या फिर वो बंदा किसी को असाइन कर सकता है, और टू द ऑर्डर ऑफ, राइट। तो किसी थर्ड पार्टी को भी ये पे किया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली एंडोर्समेंट। अभी हम एंडोर्समेंट की बात और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि थर्ड पार्टी को, ये जो सेलर है वो किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर देता है कि आप ये जो पैसा है मेरे को पे करने की बजाय किसी थर्ड पार्टी को पे कर दीजिए। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप ऐसे किसी बंदे को ये पेमेंट कर दीजिए कि जो होल्ड कर रहा है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये वर्डिंग्स लिखे हैं और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो जिसके पास भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा आप उसको पैसा देंगे। तो ये हो गई टेक्निकल डेफिनेशन एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो ये एक तरीके का क्रेडिट है, जैसा हमने प्रॉमिसरी नोट में देखा था। प्रॉमिसरी नोट में भी एक तरीके का आप लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं किसी को, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक तरीका का क्रेडिट है, उधार दिया जा रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, राइट। तो इसके अंदर पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? तो मेन तो 2 पार्टीज होती हैं। एक हो गया आपका ड्रॉवर, तो ड्रॉवर बेसिकली यहां पे क्रेडिटर होता है जो इसको बनाता है, तो उसको हम मेकर भी कह सकते हैं। क्रेडिटर हो गया वो बेसिकली, या फिर वो पेई हो गया क्योंकि उसको पेमेंट मिलेगी, राइट।
दूसरा होता है आपका ड्रॉई, जिसके नाम पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू होता है, तो यहां पे ये बायर हो गया। फिर इसको हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। ये डेटर होता है क्योंकि ये बेसिकली उधार ले रहा है, और इसको क्योंकि पेमेंट करनी है तो हम इसको पेयर भी बोल सकते हैं। तीसरी पार्टी इसमें कई बार आ जाती है एंडोर्सी। तो जहां पे जो मैंने यहां पे आपसे एंडोर्समेंट की बात करी थी, तो यहां पे एक थर्ड पार्टी आ जाती है, हु कैन रिसीव मनी अपॉन एंडोर्समेंट बाय द सेलर और ड्रॉवर। तो अगर सेलर कहता है कि आप किसी थर्ड पार्टी को मेरी पेमेंट कर दीजिए, लेट से बी की जगह वो कहता है सी को मेरी पेमेंट कर दीजिए। अब हो सकता है सी बेसिकली इस केस में बी का क्रेडिटर हो सकता है बी ने सी से कुछ उधार लिया हो, राइट। फिर ऐसा भी हो सकता है सी ने डी से कुछ उधार लिया हो, राइट। तो यहां पे अगर ये डी है तो ये डी जो है ये बेसिकली आपका सी का क्रेडिटर हो सकता है, तो यहां पे हम सीज क्रेडिटर लिख देते हैं। तो ऐसे केस में यहां पे बी जो है वो एंडोर्स करेगा सी को और सी एंडोर्स कर देगा डी को, राइट। तो मल्टीपल टाइम्स ये एंडोर्समेंट भी हो सकती है और अनलिमिटेड टाइम्स ये एंडोर्समेंट हो सकती है जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो अब ये जो फाइनल बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर होता है इसको हम बोल देते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको HIDC बोल सकते हैं। तो अब देखिए, अगर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो फाइनल होल्डर है ये बाद में जाएगा बायर ए के पास जाएगा और कहेगा आप मेरी पेमेंट दे दीजिए। तो बायर ए जैसे ही वो प्रोड्यूस करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को, और अगर उसके नाम पे एंडोर्समेंट हुई है, वो चेक करने के बाद उसको आराम से पेमेंट कर देगा। अगर नॉर्मल पेमेंट हो जाती है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायर ए बोलता है कि नहीं मैं आपकी पेमेंट नहीं कर सकता, किसी रीजन से वो मान लीजिए डिसऑनर कर देता है बिल को, या तो वो कहता है कि मैं आपको नहीं जानता, आपकी एंडोर्समेंट प्रॉपर नहीं है, या फिर वो किसी और रीजन की वजह से, या उसके पास पैसे नहीं है, वो बिल को डिसऑनर कर देता है। तो ऐसे केस में ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है HIDC वो केस कर सकता है ए के अगेंस्ट। अब हम वो देखेंगे कि वो किस तरीके से केस हो जाता है। पहले हम देख लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली दो टाइप के ये बिल होते हैं। पहला होता है ऑन डिमांड बिल। ऑन डिमांड बिल का मतलब है कि सेलर या फिर जो ये फाइनल होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो जब भी डिमांड करेगा तो ए को पेमेंट करनी होगी। और दूसरा होता है आपका टर्म बिल। टर्म बिल का मतलब है एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट दी जाती है, हम इसको यूजेंस बिल भी बोलते हैं। तो उस केस में एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस डेट को सेलर को पेमेंट करनी होगी ए को, या फिर ये जो फाइनल होल्डर है बिल का उसको पेमेंट करनी होगी। तो अब हम देखते हैं HIDC की मान लीजिए डिसऑनर हो जाती है पेमेंट, तो ऐसे केस में जो होल्डर है वो सू कर सकता है, वो एक सूट फाइल कर सकता है ए के अगेंस्ट, या फिर ये जितनी भी पार्टीज हैं वो या तो सी के अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है, वो बेसिकली बी के अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है केस, या फिर वो ए के अगेंस्ट भी डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है। तो बेसिकली HIDC कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट ऑल प्रायर पार्टीज। तो ये जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं जहां से उसको एंडोर्समेंट हुई है उनके अगेंस्ट भी केस फाइल हो सकता है, और ड्रॉई के अगेंस्ट डायरेक्टली भी केस फाइल हो सकता है, मतलब ये जो बायर है उसके अगेंस्ट भी डायरेक्टली फाइल हो सकता है केस। तो ये हो गया पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। सबसे पहली बात जो हमने कही थी, ये राइटिंग में होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट नहीं माना जाता है। अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, किसी तरीके की कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए पेमेंट के ऊपर कि अगर मेरा कहीं से पैसा आएगा तो मैं आपको पे करूंगा, या फिर अगर किसी की डेथ होगी, किसी की मैरिज होगी तो मैं आपको पे करूंगा। इस तरीके की कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ड्रॉवर जो है उसका वो सर्टेन पर्सन होता है, उसका एग्जैक्ट नाम और एड्रेस होना चाहिए, तो सेलर के पूरे डिटेल्स आ जाते हैं। फिर एग्जैक्ट सम पेबल कितना है वो मेंशन होना चाहिए। ड्रॉई का नाम होना चाहिए, ये भी एक पर्सन होता है, तो बायर का या फिर ड्रॉई का नाम एग्जैक्टली होना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए। डेट ऑफ इशू एंड प्लेस ऑफ इशू आ जाता है। मैच्योरिटी डेट लिखी जाती है अगर वो एक टर्म बिल है। अगर ऑन डिमांड बिल है तो हो सकता है उसके अंदर मैच्योरिटी डेट ना हो, लेकिन टर्म बिल के अंदर मैच्योरिटी डेट लिखनी जरूरी है। फिर उसको स्टैंप करना जरूरी है, तो जितनी भी स्टैंप ड्यूटी लगती है या तो आप रेवेन्यू स्टैंप लगा सकते हैं उतने की, या फिर आप स्टैंप पेपर के ऊपर उसको साइन कर सकते हैं। फिर इट हैज टू बी साइंड बाय द ड्रॉवर, तो जो भी उसको इशू कर रहा है बिल को, जो भी सेलर है उसके सिग्नेचर्स आएंगे। साथ ही में एक्सेप्टेंस आएगा ड्रॉई का, तो जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट करेगा विद हिज सिग्नेचर। उसके बाद इंटरेस्ट जनरली नहीं चार्ज होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, तो यहां पे ये एक तरीके से पोस्ट डेटेड चेक की तरह काम करता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने दे दिया, जनरली ये क्योंकि छोटे टाइम के लिए दिया जाता है, 2-3 महीने के लिए, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक
पर्टिकुलर डेट दी गई है बिल ऑफ एक्सचेंज में और उस टाइम तक पैसा नहीं पे किया जाता है तो उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज जरूर किया जा सकता है, बट उसको मेंशन करना जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एंडोज्ड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, जो मैंने आपसे पहले बात करी थी। तो ये कितने भी पार्टीज को एंडोर्स किया जा सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन मैच्योरिटी डेट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज की उससे पहले पहले होने चाहिए ये सारे पार्टीज को एंडोर्समेंट्स। तो इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज है तो यहां उसके ऊपर एंडोर्समेंट कर दी जाती है और जिस पार्टी के लिए नाम पे एंडोर्स किया गया है उसके भी सिग्नेचर्स हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको, और जो पार्टी उसको एंडोर्स कर रही है उसके भी सिग्नेचर्स आ जाते हैं। तो ये सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। फिर मान लीजिए अगर नॉन पेमेंट या फिर डिसऑनर हो जाता है बिल, तो ऐसे केस में आप एक सूट फाइल कर सकते हैं और ये जो सूट फाइल होता है ये बेसिकली 3 साल तक हो सकता है। अगर मान लीजिए एक फिक्स्ड टाइम का बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जो भी फाइनल डेट है, जिस टाइम तक भी वो वैलिड है बिल ऑफ एक्सचेंज, वहां से लेके 3 साल तक आप केस कर सकते हैं। तो यहां पे क्लियरली लिखा भी गया है व्हेन द बिल और नोट फॉल्स ड्यू, राइट। और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मान लीजिए ये ऑन डिमांड है तो ऑन एट साइट और आफ्टर साइट बट नॉट एट अ फिक्स टाइम, राइट। तो जब बिल को प्रेजेंट किया गया है, जब भी डिमांड किया गया है, वहां से लेके 3 साल तक आप केस फाइल कर सकते हैं। अब ये बेसिकली आपका लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ये लॉ है, तो ये लिमिटेशन एक्ट में से ही मैंने एग्जैक्ट क्लिपिंग निकाली है, तो अगर आप चाहें तो उसको लिमिटेशन एक्ट को रेफर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का सैंपल। तो ये एक काफी सिंपल सा सैंपल मैंने यहां पे दिया है जिसको आप यूज भी कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट। तो देखिए यहां पे एग्जैक्टली अमाउंट आ गया है, ये मान लीजिए 1 लाख रुपए का है। तो प्लेस ऑफ इशू यहां पे लिख दी जाएगी, डेट ऑफ इशू यहां पे लिख दी जाएगी और यहां पे क्लियरली लिखा गया है कि 90 डेज आफ्टर द डेट। तो यहां पे जो भी डेट आएगी उससे लेके 90 दिन तक ये वैलिड है। पे मिस्टर XYZ, तो जिसको भी ये पे करना है तो ये बेसिकली सेलर का नाम आ गया, राइट। तो ये सेलर कह लें हम इसको या फिर ड्रॉवर कह लें। तो ये जो XYZ है इसको पैसा देना है और टू ऑर्डर या फिर इसके जो नॉमिनी यानी कि थर्ड पार्टी को अगर ये असाइन करता है, तो अगर कोई एंडोर्स करता है तो उसको पैसा देना होगा। अ सम ऑफ ₹1 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, तो जितने भी गुड्स रिसीव हुए हैं, 1 लाख रुपए के अगर गुड्स रिसीव हुए हैं तो इसीलिए 1 लाख रुपए का सम देना होगा। फिर यहां पे स्टैंप्स लग जाएंगे आपके, जितने भी अमाउंट का स्टैंप लगना है। उसके बाद यहां पे ड्रॉवर्स के नाम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, तो जिसने भी इशू किया है और उसके सिग्नेचर आ जाते हैं यहां पे। और यहां पे एक्सेप्टेड लिख के साइन कर देता है ड्रॉई, तो जो भी एक्सेप्ट कर रहा है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, मतलब कि बायर, राइट। तो यहां पे ड्रॉइज नेम आ जाता है, तो यहां बायर का नाम आ जाएगा, राइट, और उसका एड्रेस आ जाएगा यहां पे। तो इस तरीके से आप बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर सकते हैं। आई थिंक मैंने सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, या आप कोई विचार शेयर करना चाहते हैं अपने कम्युनिटी के साथ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और लेटेस्ट फाइनेंस और इन्वेस्टिंग टिप्स लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।